हेलो गाइस, आई एम असर पे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। एक हफ्ते पहले जवान रिलीज हुई थी एंड आई हैव स्टिल नॉट वॉच्ड इट। आई डोंट नो, इट सक्स बिकॉज़ अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है एंड नन ऑफ माय फ्रेंड्स want to watch it। पठान के पहले दिन गया था मैं देखने के लिए। आई एम जस्ट सच अ ह्यूज SRK फैन, बट इट सक्स कि इस बारी मैं ये मूवी नहीं देख पा रहा हूँ because I really wanted to watch it. What SRK said was true. He does not release movies, he releases experience, irrespective of कि कैसे वो movies होती हैं और कैसे वो movies चलती हैं। But yeah, that was my little rant. Now let's carry on. Never mind guys, मैं कल गया, मैंने देख ली। It was amazing. Before starting this case, I want to say something. इंडिया में तो नहीं पर बाहर विदेशों में इस केस को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज करा जाता है। प्यार के लिए इन दोनों की मौत हुई या फिर प्यार की वजह से इन दोनों की जान चली गई। लिविंग लेजेंड्स, लव आइकॉन, ऐसे नाम दिए जाते हैं इस केस को। पर नैन्सी एक स्ट्रगलिंग लड़की थी जिसकी अगर हम लोग हिस्ट्री चेक करें तो इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज नॉट वेल। वहीं पर सिड विशियस एक बैंड में प्ले करता था, ही वॉज फेमस ऑल्सो, पर मेंटली एंड ड्रग्स से ही वॉज स्ट्रगलिंग। आई जस्ट फाइंड इट वेरी इकी कि हमेशा इनकी स्टोरीज को, इस केस को एक लव स्टोरी जैसा दिखाया जाता है, जिसके बाद व्यूअर्स इन दोनों के जैसी लाइफ रोमांटिसाइज करते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट अ गुड थिंग। देयर इज नथिंग कूल अबाउट डूइंग ड्रग्स, देयर इज नथिंग कूल अबाउट हिटिंग समबडी, सो एटलीस्ट you guys should keep that thing in mind. But let's learn a little more about today's case revolving around Nancy and Sid Vicious. Nancy Laura Spungen was born on 27th February 1958 in Philadelphia, Pennsylvania. Nancy को बर्थ से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और वो एक इमोशनली डिसरप्टेड बच्ची थी। जब वो पैदा हो रही थी तो शी हैड सिवियर साइनोसिस, जिसमें बॉडी के टिश्यूज ब्लू और येलो टर्न हो जाते हैं, और वो पैदा होते हुए भी ऑलमोस्ट मर ही गई थी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, क्योंकि नैन्सी का गला उसकी मदर के अम्बेलिकल कॉर्ड से चोक हो गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि शायद से इस चीज़ की वजह से, अम्बेलिकल कॉर्ड के चोक होने की वजह से नैन्सी के ब्रेन में कुछ डैमेज होगा, पर थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं था। नैन्सी के मॉम के अकॉर्डिंग नैन्सी बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से चिल्लाती थी। एंड हाँ, ये चीज़ कॉमन होती है कि बच्चे रोते हैं, लेकिन नैन्सी चिल्लाती थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उसे लिक्विड बार्बिट्यूरेट ड्रग्स दिए थे, जिन्हें लेने के बाद भी नैन्सी का चिल्लाना और उसके टेंट्रम्स कम नहीं हुए थे। एंड बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से ही नैन्सी को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी। शी डिड नॉट वैल्यू हर लाइफ। जो एक रिस्पेक्ट होती है एक आदमी के अंदर अपने लिए ताकि वो जीते रहे, वो नैन्सी के अंदर नहीं थी अपने लिए। तो जब नैन्सी 14 साल की थी तो उसने पहली बार अपनी लाइफ लेने की कोशिश करी। उसने सिजर से अपना हाथ काटने की कोशिश करी, पर गलत नस कटने की वजह से वो बस बेहोश हो गई थी। जब नैन्सी 15 साल की थी तो शी वॉज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन होते थे। एंड बीइंग समवन हु हैज़ अ फैमिली मेंबर विद स्किज़ोफ्रेनिया, यू गाइज हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट इज टू लिव विद somebody who has schizophrenia. They are always on edge and you are on edge because of them. So schizophrenia जिन लोगों को होता है, उनके परिवार वालों को तो पता है कि उनके साथ क्या होता है, लेकिन बाहर वाले लोगों को ये ऐसा लगता है कि it's just odd behavior. तो स्कूल में भी नैन्सी वैसा ही बिहेव करती थी जैसा वो घर में बिहेव करती थी, पर स्कूल वालों को ऐसा लगता था कि she was odd, और चिल्लाने की वजह से या फिर अनरिलेटेड चीज कहने की वजह से नैन्सी को बहुत जल्द स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। Even though from a very young age नैन्सी academically बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, एंड ऑल्सो किताबी कीड़ा होने के साथ साथ नैन्सी स्ट्रीट स्मार्ट भी थी। तो उसे टाइट सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर किसी से भी अपना काम बनाना, ये सब कुछ आता था। बाय द वे, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जब नैन्सी 6 या 7 साल की थी तब से। नैन्सी के 2 भाई बहन थे और वो अपनी छोटी बहन सूजन से नफरत करती थी। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड, पर उन दोनों की बनती नहीं थी। वहीं वो अपने छोटे भाई डेविड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और नैन्सी डेविड को लेकर पॉजेसिव थी। एक बार नैन्सी ने डेविड के बेबी सिटर को सीजर से मारने की धमकी दी और वो उसके ऊपर चढ़ गई जस्ट बिकॉज उसने डेविड को डांटा था। स्टिल किसी तरह अपना स्कूल 1974 में ख़त्म करने के बाद नैन्सी ने 16 साल की उम्र में कॉलेज ज्वाइन करा, पर फिर अगेन उसके हलूसिनेशन और बिहेवियर की वजह से नैन्सी को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। नैन्सी इस समय बहुत सारे ड्रग्स और हैवी ड्रिंकिंग में भी इन्वॉल्व थी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उसके कॉलेज से एक्सपेल होने की वजह। और अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में ही नैन्सी को एक अंडर कवर कॉप से मैरिजुआना खरीदते हुए पकड़ लिया। मैरिजुआना, आई एम नॉट इवन एक्टिंग, आई डोंट नो हाउ टू से दैट वर्ड। वीड खरीदते हुए पकड़ लिया था उसे। एंड अलेजिडली नैन्सी ने उस अंडर कवर कॉप को पे करने का ऑफर करा अपनी बॉडी से,
पर वो सिर्फ 16 साल की थी, तो उस कॉप ने उसे कुछ भी नहीं करा। नैन्सी की ये साइड मूवीज, बुक और शोज में नहीं दिखाई जाती है, पर नैन्सी एक ओपन सेक्स वर्कर थी एंड उसे पता होता था कि किस आदमी को क्या चाहिए। शी वॉज एन अशेम्ड ऑफ इट, बट हाँ, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि नैन्सी अपने आप को किसी भी सिचुएशन से निकालने के लिए अपनी ताकत में कुछ भी कर सकती थी। एंड इनफैक्ट जब नैन्सी को कॉलेज से बाहर निकाला गया, तब उसके क्लोजेट में, जो उसके डॉर्म रूम का क्लोजेट था, उसमें बहुत सारी लड़कियों के वैल्यूएबल आइटम्स थे जो कि नैन्सी ने खुद चुराए थे। ज़्यादातर आइटम इनमें ज्वेलरीज थी जो कि उसने बेचे नहीं थे, विच वॉज अनक्लियर कि उसने ऐसा क्यों नहीं करा, बट या शी हैड ऑल ऑफ दैट। ये देखकर कि पेंसिल्वेनिया में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, 17 साल की उम्र में नैन्सी न्यूयॉर्क सिटी मूव हो गई, जहां उसने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक क्लोथिंग स्टोर में काम करा, जिसके साथ साथ वो म्यूज़िक जर्नलिज्म भी करती थी। पर जब उसके कैश डिमांड ज़्यादा होने लगी तो नैन्सी सेक्स वर्क पर वापस आ गई थी, और इसके साथ साथ वो ड्रग्स भी बेचती थी और लेती भी थी, विच मेंट कि नैन्सी के पास हमेशा भारी मात्रा में ड्रग्स हुआ करते थे। इन सभी चीज़ों के बीच नैन्सी डिफरेंट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के शोज अटेंड करती रहती थी, क्योंकि वो एक म्यूज़िक जर्नलिस्ट थी। और नैन्सी के अंदर ये क्वालिटी थी, ये वरदान था, यू कैन से, कि किसी भी बैंड का एक सेट सुनने के बाद उसे ये पता रहता था कि ये लोग आगे जाकर फेमस होंगे या नहीं। तो क्योंकि ये एरा पूरा पंक रॉक ऑल्टरनेटिव का था, तो नैन्सी भी इसी कल्चर में घुलने लगी। यू नो, अपोजिंग रूल्स, नॉट केयरिंग अबाउट थिंग्स, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना। और इस पंक रॉक सीन में रहते हुए नैन्सी शोज अटेंड करने के लिए आर्टिस्ट को सर्विसेज देती थी। कुछ इंसिडेंट्स में नैन्सी ने क्लियरली एडमिट करा है कि बैंड मेंबर्स के साथ जाने के लिए, उनके साथ बैक स्टेज जाने के लिए वो उनके साथ कुछ भी कर सकती है और वो उन्हें ड्रग्स भी दे सकती है। और ऐसे करते करते, ग्रुपी बनते बनते इन बैंड मेंबर्स के साथ उसने कई सारे बैंड मेंबर्स, पॉपुलर बैंड मेंबर्स को डेट भी करा था, which also means that she was having sex with a lot of people. It sounds weird, I know, but ये चीज सिड के केस में हम लोग कनेक्ट करेंगे, so just bear with me. इस पॉइंट पर नैन्सी अपनी डे जॉब छोड़ना चाहती थी और वो अपना म्यूजिक जर्नलिज्म सीरियसली लेना चाहती थी। तो नैन्सी सब कुछ छोड़कर लंदन मूव हो गई, जहाँ बैंड्स, लाइव म्यूजिक शोज और राइट्स कुछ ज्यादा ही तादाद में होते थे। और यहीं फिर नैन्सी की नजर पड़ी एक पंक रॉक बैंड पर जिनका नाम था सेक्स पिस्टल्स। Formed in London, England in 1975 in their house, Sex Pistols के फर्स्ट मेंबर थे जॉनी रॉटन, गिटारिस्ट स्टीव जोन्स, ड्रमर पॉल कुक एंड बेसिस्ट ग्लेन, with Matt Locke who was replaced by Sid Vicious. आई एम श्योर कि तुम लोगों ने सेक्स पिस्टल के बारे में एटलीस्ट सुना होगा या फिर किसी पोजर को उनकी शर्ट पहनते हुए देखा ही होगा। जितने बड़े वो लोग हैं, जितना बड़ा उनका नाम था, उसके अमाउंट में उनका करियर बहुत ज़्यादा छोटा था। सेक्स पिस्टल का पूरा करियर बस 2.5 साल का था, 2.5 जिनको समझ नहीं है, पर इन 2.5 सालों में उनके पास इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर थी कि किसी को भी बिलीव नहीं हो सकती वो बात। दे हैड द इमेज। उनके गाने भी एंटी रूल्स, एंटी बॉक्स वाले थे। उनके शोज की वजह से तो राइट्स हो जाती थी। अगर तुम में से कोई भी रॉक या पुराने गाने सुनता है तो तुमने पक्का एक ना एक बार सेक्स पिस्टल का कोई ना कोई गाना सुना ही होगा। और ऐसे ही भीड़ में नैन्सी ने एक सेक्स पिस्टल का शो देखा। वो अपने एट द टाइम वाले बॉयफ्रेंड के साथ इनके शो में गई थी और सबसे पहले नैन्सी ने जॉनी रॉटन को देखा और जॉनी रॉटन के साथ बैक स्टेज जाने के लिए उसने जॉनी को ड्रग्स प्रोवाइड करे। यू नो हाउ शी यूज्ड टू डू, पहले भी बैक स्टेज जाने के लिए। और बैक स्टेज पहुंचते ही नैन्सी को दिखा सिड विशियस एंड उस पॉइंट से नैन्सी की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। साइमन जॉन रिची, ऑल्सो नोन एज सिड विशियस, was born on 10th May 1957 in London, England, to John and Annie Ritchie. सिड की मॉम एनी बहुत जल्दी स्कूल से निकल गई थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी और वहाँ वो सिड के फादर जॉन से मिली। जॉन एक गार्ड्समैन थे और फ्री टाइम में वो टर्म बॉन बजाते थे। सिड के पैदा होने के बाद उसकी मॉम इबीजा मूव हो गई थी एंड उनकी फैमिली का प्लान ये था कि पहले सिड और उनकी मॉम इबीजा मूव हो जाएंगे और फिर उनके डैड एक हफ्ते बाद उनके साथ वहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली सिड के डैड कभी भी इनसे वापस नहीं मिले और उन्होंने सिड और उनकी मॉम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बंद कर दिया था। ही अबैंडन्ड हिज फैमिली। पर फिर 1965 में सिड की मॉम ने नई शादी कर ली और वो वापस इंग्लैंड मूव हो गई, जिसके बाद 6 महीने बाद सिड के स्टेप डैड किडनी फेलियर की वजह से मर गए एंड सिड was left alone
अगेन विद नो फादर फिगर। सिड एक नॉर्मल बच्चा था। उसने अपनी मॉम के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा था, पर वो कभी भी अपनी मम्मी को परेशान नहीं करता था। और उसके एक्चुअल फादर और स्टेप फादर के मरने के बाद या फिर छोड़ने के बाद उसकी मॉम की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल आ गया था। पहले तो उनका फर्स्ट हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गया था, पर स्पेसिफिकली जब सिड के स्टेप फादर मर गए थे तो एनी ने बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था एंड शी बिकेम एडिक्टेड टू हेरोइन। इस पॉइंट के बाद से, जब वो एडिक्ट बन गई थी, उस पॉइंट के बाद से उनकी और सिड की, तो एनी और सिड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। एनी सिड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, हमेशा उसे डांटती रहती थी एंड शी वॉज नॉट अ मदर दैट सिड वांटेड। वो हमेशा या तो हाई रहती या फिर पड़ी रहती थी कहीं, एंड शी वॉज सो हाई कि सिड के अकॉर्डिंग उनको ये भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने कॉलेज ज्वाइन कर दिया है। इट वॉज लाइक दैट शी कंप्लीटली स्किप्ड फ्यू ईयर्स ऑफ हर लाइफ। और इस कॉलेज में जाकर सिड ने पहली बार जिंदगी में एक काउंसलर से बात करी, जिन्होंने ये डिराइव करा दैट सिड was suicidal, which was a shock to that counselor, क्योंकि उस टाइम पे सिड बहुत ज़्यादा काम था और वो बहुत ही ज़्यादा आउटरेजस चीज़ें नहीं करता था। उसने अपने काउंसलर को ये भी बताया कि वो स्ट्रीट कैट्स को अगवा करता है, अपने साथ घर में ले जाता है, फिर उन्हें परेशान करता है एंड अगर उनमें से कोई भी बिल्ली चिल्लाती या उसे बहुत ज़्यादा तंग करती तो वो उन्हें मारकर वहीं फेंक देता था। जिस चीज़ की खबर मिलने के बाद सिड की मॉम ने सिड को अपने घर से बाहर निकाल दिया when he was just 16। In 1973 बेवर्ली, जो कि किंग्सवे में पढ़ता था सिड के साथ, वो एक स्टूडेंट से मिला जिसका नाम था जॉन लाइडन, जिसने फिर इन्हें और दो जॉन से इंट्रोड्यूस कराया, जॉन ग्रे एंड जॉन वार्डल। सिड और जॉन लाइडन बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा कॉलेज में साथ ही रहते थे, जिसके बाद सिड, लाइडन और बाकी जॉन्स ने साथ मिलकर अपने आप को द फोर जॉन्स बुलाना शुरू करा। और ये ग्रुप बनने के बाद इन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया और डिफरेंट जगह में जाकर ये लोग तफरी मारते थे। बाकी दो जॉन्स ने बस नाम क्लियर करने के लिए साइमन जॉन रिची का नाम सिड विशियस रख दिया था, क्योंकि सिड को देखकर उन्हें सिड बरेट की याद आती थी, जो कि एक गिटार प्लेयर थे एंड दिस वाज अ फनी जोक फॉर देम, क्योंकि सिड विशियस को कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता था। एंड ऑल्सो सिड विशियस अपने नाम का बिल्कुल ऑपोजिट था। ही वॉजंट विशियस एट ऑल। वो बहुत ही काम, शाय और ईजी टू ट्रस्ट टाइप का लड़का था। स्टिल इट वॉज हिज लुक्स दैट मैच्ड हिज नेम। और इसके बाद ये चार लोग आपस में हैंग आउट करने लगे लंदन की गलियों में। यहाँ से सिड भी इन्फ्लुएंस होने लगा। जैसे कि मैंने कहा ही था, उस टाइम पे कल्चर पंक रॉक का था, तो सिड भी इस ही कल्चर में अडेप्ट होने लगा, बल्कि वो इस कल्चर का फेस बन गया था। द एटीट्यूड ऑफ नथिंग, केयरिंग अबाउट एनीथिंग एंड नॉट गिविंग अ फ्लिप अबाउट एनीथिंग, दैट वाज सिड विशियस फॉर हिम। आई नो मैं उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा बड़ा चलाकर बोल रहा हूँ, बट I grew up on them, and people who used to listen to Sex Pistols, they will know this thing, they will approve of this thing कि Sid Vicious was really the face of punk rock। पर अब सिड के पास घर भी नहीं था और बाकी जॉन्स भी अपने ज़्यादा घर में नहीं रहते थे, तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ये लोग द फोर जॉन्स ये स्ट्रीट में गाने गाते थे, कवर सॉन्ग्स गाते थे और जो भी पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। पर इनके बैंड में प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी बेस गिटार नहीं बजाता था, तो लाइडन ने, द लीड सिंगर, उसने ये रिकमेंड करा सिड को कि तू बेस गिटार बजा ले, एंड सिड इस चीज़ के लिए मान गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि एक बेस प्लेयर को लीड गिटारिस्ट से कम नोट्स प्ले करने होते थे एंड बेस प्लेयर पे कम लाइमलाइट आती थी, जो कि सेक्स पिस्टल के केस में एक सच बात है। दिस थिंग कैरिड टू देयर एक्चुअल म्यूजिक एज वेल। सिड विशियस को सच में बेस गिटार बजाना नहीं आता था। कभी कभी लाइव परफॉर्मेंस में तो वो गलत नोट्स बजा देता था, या फिर एक एक्चुअल सॉन्ग में भी वो बस एक ही नोट प्ले करता था पूरे सॉन्ग में। पर फिर भी सिड को लाइमलाइट में नहीं आना था एंड ही ऑल्सो डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर। तो जब भी ऑडियंस से कोई ऐसा बोलता कि तेरे को तो बेस प्लेयर बजाना नहीं आता, यू डोंट डिजर्व टू बी इन सेक्स पिस्टल, तो वो उनसे लड़ जाता। उन्होंने शुरुआत में एलिस कूपर के कवर्स करे थे, जहां से लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू करा, और फिर 1976 में लाइडन जॉइंड जोन्स, ग्लेन मैटलॉक, सिड विशियस एंड पॉल कुक एंड दे फॉर्म्ड द बैंड सेक्स पिस्टल। पर सेक्स पिस्टल के साथ एक प्रॉब्लम थी। जो इनका मैनेजर था वो इनकी इमेज कंट्रोल करने के लिए इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता था। सिड को वो एंग्जाइटी दिलाता और बैंड की इमेज एक पंक रॉक होने की वजह से वो इन बैंड मेंबर्स के बारे में अंदर ही झूठी बातें फैलाता था, ताकि इनके बीच में लड़ाई हो और ये लड़ाई उनके गाने में रिफ्लेक्ट हो। इस मैनेजर को लगता दैट दिस वाज अ गुड टैक्टिक फॉर देयर म्यूजिक, पर इससे बैंड पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था, विच मेड सिड डाउट हिमसेल्फ मोर।
फिर भी सेक्स पिस्टल इतने पॉपुलर थे कि वो जहाँ पर भी खड़े होते, लिटरली वो जहाँ पर भी खड़े होते वहाँ पर एक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता था, इररिगार्डलेस ऑफ इफ दे आर गेटिंग पेड और नॉट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू नैन्सी एंड द बैक स्टेज ऑफ सेक्स पिस्टल। जैसे कि मैंने कहा कि नैन्सी को सेक्स पिस्टल का ग्रुप ही बनना था, इसीलिए उसने लाइडन को ड्रग्स ऑफर करे। पर जब नैन्सी को सिड दिखा तो शी वाज इंस्टेंटली क्लिक एंड दे बोथ स्टार्टेड गोइंग आउट। और कुछ ही दिनों में ये दोनों डेट करने लगे थे व्हेन दे वर जस्ट 19 एंड 18। ये दोनों साथ में ड्रग्स करते, सेक्स पिस्टल के शोज के बाद हैंग आउट करते एंड ऑब्वियसली दे वर इंटीमेट ऑल्सो। पर्सनल लाइफ ऐसे किसी रॉकस्टार की मेंशन नहीं करनी चाहिए, बट या दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सो सिड एंड नैन्सी दे वर इररिप्लेसेबल। और सीन में, पंक रॉक सीन में सेक्स पिस्टल वाज आल्सो राइजिंग, बट दे वर सो एंटी इमेज की सभी मिसफिट्स उनके साथ जुड़ते गए। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ जोक, पर सभी लोग उस टाइम पे, जितने भी लोग सेक्स पिस्टल को देखते थे, वो सभी लोग सिड विशियस के ड्रेसिंग स्टाइल को टी तक कॉपी करते थे। वैसे तो हर बैंड में लीड सिंगर पॉपुलर होता है, फिर लीड गिटारिस्ट पॉपुलर होता है, पर इस बैंड में ज्यादा पॉपुलर था बेस गिटारिस्ट। दिस इज नो जोक दैट सिड विशियस वाज एन आइकॉन, पर अंदर ही अंदर सिड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। सिड और नैन्सी शोज के अलावा अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ में गुजारते थे, और कहीं बार इंटरव्यू या शोज में नैन्सी सिड के साथ ही आ जाती थी। Please wake up, talk. Because what you're saying is totally unintelligible and he can't understand you. And we called him, so that means it's a waste of his time. So let's give him a good interview, right? What do you know what I mean? Do I know what you mean? About why you called it a day? Yeah, I know what you mean. Everybody was for Sid. I mean, Sid was like, I don't know if you saw any of the gigs, but Sid was like really shining out. And John was being like nothing. You know, he just wasn't giving it anymore. He just wasn't, and he wasn't shaping up. He was looking awful. The way he was dressing, the way he looked horrible. ये दोनों होटल्स में रहते और ड्रग्स अब्यूज करते थे। एंड इट इज़ अनक्लियर टाइमलाइन वाइज, बट एलिजिडली इस टाइम पर सिड की मॉम ने उससे रिकनेक्ट करने की कोशिश करी और अपने बेटे से बस बात करने के लिए वो उसे हर टाइप के ड्रग्स देती थी। सिड की मॉम एनी सिड की ड्रग सप्लायर थी। सिरिंज, कोक, हेरोइन, जो भी सिड बोलता था उसकी मॉम उसे वो सप्लाई करती थी। इसीलिए ज़्यादातर गिग्स में सिड हमेशा हाई रहता था। कभी कभी वो गिग्स के बीच में ही बेस बजाना बंद कर देता था। एंड इन वन पर्टिकुलर इंसिडेंस सिड स्टेज पर ही सो गया था। वो ऑडियंस से लड़ जाता, वो अपने मेंबर से लड़ जाता, वो अपने मैनेजर से लड़ जाता। एंड दिस फ्यूल्ड हिज इमेज मोर एंड मोर। लोगों को उससे और ज़्यादा प्यार होने लगा था इस एंटी चीज़ की वजह से। सो सिड वॉज एट हिज हाइट। पर नैन्सी और सिड की इस 19 महीने की रिलेशनशिप में सिड विशियस एक हेरोइन एडिक्ट बन गया था। सी, नैन्सी से मिलने से पहले भी सिड विशियस ड्रग्स करता था, ऐसे इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन नैन्सी को मिलने के बाद उसकी डोसेज इतनी ज़्यादा बन गई थी दैट ही वाज अ प्रॉपर एडिक्ट, और वो होटल से बस तभी बाहर आता था जब उसे गिग्स करनी होती थी। और गिग्स के अलावा वो बस अपने बैंड मेंबर्स, अपनी मॉम और नैन्सी से मिलता था। और आधे टाइम सेक्स पिस्टल के मैनेजर को पता भी नहीं होता था कि सिड विशियस कहाँ है। इस टाइम पर यह रिपोर्ट आने लगी कि सिड नैन्सी को मारता था और वर्बली अब्यूज करता था, पर नैन्सी ने इस बारे में हर जगह डिनाई करा। नैन्सी सिड के साथ रहती थी, उसका ध्यान रखने की कोशिश करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि नैन्सी और सिड के बीच में लड़ाई नहीं होती थी। इट वॉज ट्रू कि सिड नैन्सी को मारता था, पर नैन्सी भी सिड को बहुत मारती थी। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि सिड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। एंड होपफुली यू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने तुमसे कहा था दैट नैन्सी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ सेक्स। तो नैन्सी सिड को नीचा दिखाने के लिए ये बोलती थी कि शी यूज टू हैव अ लॉट मोर फन विद अदर गाइज वाइल हैविंग सेक्स, जिस चीज़ की वजह से सिड को अपने आप पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। तो ये दोनों दिन भर लड़ते, एक दूसरे को गाली देते, बट स्टिल दे यूज टू लिव टुगेदर। एंड बाकी सारी चीज़ों से हट के नैन्सी और सिड एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते थे। वो दोनों ही ड्रगीज थे, एक दूसरे को मारते थे, एंड सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता था। बट देयर इज़ नो डिनाइंग दिस थिंग कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये चीज़ बैंड मेंबर्स ने, सिड की मॉम और नैन्सी की मॉम ने भी कंफर्म करी है। नाउ जो भी मैंने अभी कहा वो चीज़ मुझे नहीं कहनी थी, टू बी ऑनेस्ट इन दिस केस, क्योंकि फिर इस चीज़ की वजह से ये पूरा का पूरा केस एक लव ट्रेजेडी बन जाता है, विच वॉज लेड बाय सब्सटेंस अब्यूज एंड देन पीपल रोमांटिसाइज सब्सटेंस अब्यूज। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ का, इज देयर इज नथिंग cool about doing drugs। इतना बड़ा भाषण हो गया मेरा। Now let's carry on। Sid and Nancy started dating in 1977
और जनवरी 1978 आते आते बैंड में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी विच वर मोरली डायरेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर ओन मैनेजर। सारी प्रॉब्लम्स सिड से रिलेटेड नहीं थी, पर हाँ अब वो प्रैक्टिस में नहीं आता था और उसका वायलेंट नेचर सेक्स पिस्टल के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एंड इंक्लूडिंग दूसरे मेंबर्स की प्रॉब्लम्स भी। जनवरी 1978 में सेक्स पिस्टल दे ब्रोक अप। अब सिड का पूरा सपोर्ट वाज जस्ट नैन्सी, और वो दोनों हर एक सेकंड एक दूसरे के साथ बिताते थे। उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी और कभी कभी नशे में सिड नैन्सी को मार भी देता था। कभी कभी वो नैन्सी के साथ सेक्स करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा चोक कर देता, टू द पॉइंट कि नैन्सी को सांस आना बंद हो जाता था। स्टिल नैन्सी वाज विद हिम। और ऐसी ही एक सिचुएशन होटल चेल्सिया न्यूयॉर्क रूम नंबर 100 में भी हुई। होटल चेल्सिया में सिड ने रूम 100 मिस्टर एंड मिसेस जॉन साइमन रिची के अंदर लिया था, जो कि सिड विशियस का असली नाम था। और फिर शाम के बाद इन दोनों ने अपने रूम में एक पार्टी रखी थी। सम रिपोर्ट्स आल्सो से दिस थिंग कि इस रूम में इनके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। दे हैड एन ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता था जब भी उनका मन करे। बट आफ्टर डूइंग ड्रग्स एंड दे वर डूइंग द यूजुअल थिंग्स ओनली, जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा कि सिड ने अपने नॉर्मल डोसेज से ड्रग्स कहीं ज़्यादा लिए थे, जो कि ईजीली उसे एक ट्रिप में मार सकते थे। बट किसी ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि सभी लोग उस समय पार्टी में हाई थे। और रात में पार्टी करने के बाद इनके सारे दोस्त यहाँ से चले गए थे। पर फिर 12 अक्टूबर 1978 की सुबह को नैन्सी की बॉडी बाथरूम के वॉश बेसिन के नीचे मिली। उसके पेट के ऊपर एक स्टैब का निशान था। और जब सिड उठा अपने बेड से नीचे उतरा तो वो तब भी लास्ट नाइट के ड्रग अब्यूज से हाई था। वो बाथरूम में गया और उसने जैसे ही नैन्सी को देखा उसे एक झटका लगा और नैन्सी का स्टैब देखकर वो डर गया था। फिर वो नैन्सी के पास गया और उसने महसूस करा कि नैन्सी अभी भी सांसें ले रही थी, तो वो होटल से बाहर भागा नैन्सी के लिए दवाई लाने के लिए। इस पूरे टाइम पर सिड वाज पैनिकिंग एंड ही वाज ट्रिपिंग बिकॉज ही डिड नॉट नो। ओह आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया तुम लोग को। सेक्स पिस्टल के ड्रमर के अकॉर्डिंग जो सिड विशियस के जो बचपन वाले विजन्स थे जिसमें वो बिल्लियों को मारता था, वो ड्रग एडिक्ट बनने के बाद वापस आ गए थे। और हेरोइन एडिक्ट बनने के बाद सिड को हंटिंग में दिलचस्पी आ गई थी। बट बिकॉज हंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो सिड ने वो चीज़ नहीं करी। बस एक 007 हंटिंग नाइफ उसने अपने पास खरीद के रख लिया था, जो कि एक 5 इंच की ब्लेड थी। और ये ब्लेड उससे नैन्सी के बगल में दिखी थी। सो इट इज सेड कि नैन्सी को देखने के बाद सिड को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो रहे थे, इसीलिए ही वॉज पैनिकिंग। पर दवाई लेने के बाद जैसे ही वो भाग के रूम के अंदर आया, नैन्सी के पास गया, उसने ये चीज़ देखी कि नैन्सी अब मर चुकी थी और नैन्सी की बॉडी वहीं सिंक के नीचे थी। सिड जस्ट सैट देयर। उसके अकॉर्डिंग उसने बिना किसी थॉट के वो चाकू पकड़ा और वो उसे साफ करने लगा। पर फिर अचानक सिड के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि उसने पुलिस को कॉल करा और पुलिस को वहाँ बुला लिया। पुलिस जब वहाँ आई तो उन्हें नैन्सी ब्रा और पैंटीज में मिली और उसके पेट से काफ़ी खून बह रहा था। तो बीइंग द ओनली पर्सन इन दैट रूम, पुलिस ने सिड को अरेस्ट कर लिया। पर सिड ने पुलिस से रोते हुए कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो सीधा सोकर उठा एंड सिड ने यह भी डिनाई करा कि उसने ही नैन्सी को चाकू मारा था। दिस वॉज सिड विशियस फर्स्ट स्टेटमेंट टू पुलिस। इसके बाद सिड ने पुलिस को बहुत सारे अलग अलग कन्फेशंस दिए, जिसमें कभी वो ये एक्सेप्ट करता कि उसने ही नैन्सी को मारा था बाय स्टेटिंग I stabbed her, but I never meant to kill her. But in other statements, he said that he does not remember anything. And then again, he said that Spungen had fallen onto the knife. पर end में सिड की इन्वेस्टिगेशन से ये आया कि after an investigation, Sid Vicious admitted killing Miss Spungen ड्यूरिंग अ डिस्प्यूट। सिड के रिकॉर्ड लेबर के जो लॉयर्स थे उन्होंने सिड को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर यह प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। पर आखिर में सिड विशियस वाज रिलीज्ड बाय गिविंग $50,000 एज अ बेल, जिसके बाद सिड वापस कुछ हफ्तों के लिए अपनी मॉम के साथ रहने चले गया, जिनके अकॉर्डिंग सिड ने नैन्सी को नहीं मारा था। फ्रॉम हर साइड ऑफ स्टोरी, सिड की मॉम की स्टोरी के अकॉर्डिंग नैन्सी और सिड ने उस दिन रात को पार्टी करी थी विद ओपन डोर पॉलिसी, और नैन्सी और सिड ने अपने ड्रॉर में बहुत सारे पैसे और ड्रग्स रखे थे। फिर जब सिड सो गया तो नशे में बहुत सारे लोग इनके कमरे में आए थे पैसे लेने के लिए, पर नैन्सी उस समय उठी थी और जब उसने ये पैसे चोरी होते हुए देखा तो उस आदमी ने नैन्सी को चाकू से मार दिया। और जिस स्टेट में सिड था उस रात को, उस स्टेट में वो खुद को भी नहीं उठा सकता था। सो इट इज काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि उसने चाकू उठाया, नैन्सी को मारा और फिर वो उसे बाथरूम में ले गया। नैन्सी की मौत के बाद और बेल मिलने के बाद सिड विशियस काफी ज्यादा
बिजी हो गया था बिकॉज ऑफ न्यूज़ एंड टीवी अपीयरेंसेस, और टीवी में देख के उसे ऐसा लग रहा था कि ही वॉज रियली हर्ट। पर उसके 2 महीने बाद ही स्टार्टेड डेटिंग गर्ल्स अगेन, जो सब ही हाई प्रोफाइल रॉकर्स या फिर टीवी एक्ट्रेसेस थी, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ नैन्सी। और इन लड़कियों को भी सिड विशियस फिजिकली असॉल्ट करता था, जिसकी वजह से उसे कई सारे लॉ सूट्स, कोर्ट हियरिंग और फाइन्स के थ्रू गुजरना पड़ा। ऑन 1 फरवरी 1979 विशियस राइकर्स आइलैंड से रिलीज हो गया था बिकॉज इट वॉज कॉस्टली टू कीप हिम इन रिकॉर्ड्स। और फिर सुबह को वो अपने एक दोस्त से मिला जिसका नाम था पीटर ग्रेविल। सिड ने उसे हीरोइन लाने के लिए कहा और पीटर इस बात के लिए मान भी गया था क्योंकि पीटर और सिड बचपन के दोस्त थे एंड ही डिड नॉट वांट टू डिनाई दिस थिंग। वो सिड के लिए $200 वर्थ की हीरोइन लेके आया था, जिसके बाद सिड और उसके बाकी दोस्त मिशेल रॉबिन्सन के अपार्टमेंट में ड्रग्स करने पहुंच गए थे और इन लोगों ने शाम तक ड्रग्स करे, जिसके बाद सिड के सभी दोस्त वहां से चले गए थे। पर नेक्स्ट दिन ऑन 2 फेब सिड विशियस की मौत हो गई थी ड्यू टू ओवरडोज ऑफ ड्रग। कहते हैं कि मरने से पहले सिड विशियस ने नैन्सी की मॉम को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा, वी ऑलवेज न्यू दैट वी वुड गो टू द सेम प्लेस व्हेन वी डाइड। ही रोट, वी सो मच वांटेड टू डाई टुगेदर इन ईच अदर्स आर्म्स। आई क्राई एवरी टाइम आई थिंक अबाउट दैट। आई प्रॉमिस्ड माई बेबी दैट आई वुड किल माई सेल्फ इफ एनीथिंग एवर हैपेंड टू हर एंड शी प्रॉमिस्ड टू मी द सेम थिंग। This is my final commitment to my love. सिड की मॉम एनी के अकॉर्डिंग नैन्सी और सिड के बीच में एक डेथ पैक्ट था। एनी को सिड के लेदर जैकेट के अंदर एक नोट मिला था जिसमें लिखा था कि वी हैड अ डेथ पैक्ट एंड आई हैव टू कीप माई हाफ ऑफ द बार्गेन। प्लीज bury me next to my baby. Bury me in leather jacket, jeans and motorcycle boots. Goodbye. Are you having fun at the moment? Are you kidding? No, I'm not having fun at all. Where would you like to be? Under the ground. Are you serious? Oh yeah. पर नैन्सी स्पंजन जूइश थी और जूइश फेथ में दूसरे रिलीजन के लोगों को इनके साथ बरी नहीं करा जा सकता है। इसीलिए सिड की मॉम ने सिड को क्रीमेट करा और फिर उन्होंने नैन्सी की मॉम से रिक्वेस्ट करी कि क्या एटलीस्ट मैं अपने बेटे के एशेस तुम्हारी बेटी के जो जहाँ पे वो बरी करी गई थी वहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर दूँ, जिसके लिए नैन्सी की मॉम ने सीधा मना कर दिया था। विच आई डोंट नो व्हाई, मे बी शी हेटेड द फैक्ट कि इसी आदमी ने मेरी बेटी को मारा है और इसकी माँ मुझसे ऐसी चीज़ें पूछ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि Maybe in Jewish religion it is not allowed. I'm not 100% sure. पर नैन्सी और सिड इस समय तक इंटरनेशनली फेमस हो गए थे और हर एक रिपोर्ट, ये वाली चीज़ भी हर एक चीज़ रिपोर्ट करी जाती थी उनके प्यार के बारे में। उनकी लव स्टोरी सिड के मौत के बाद और नैन्सी की मॉम के इस इंसिडेंट के बाद एकदम ही फेमस हो गई थी एंड फ्रॉम पंक रॉक दे बोथ बिकेम अ लव लेजेंड्स फॉर सम पीपल। अगेन इट इज़ क्लियर कि नैन्सी स्पंजन और सिड विशियस एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दे बोथ वर हाईली फ्लॉड, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड इंसान थे दोनों, बट दे still loved each other. पर भावनाओं में आकर ये मत भूल जाना that they both were druggies. I don't have anything else to add to this case. So इसी के साथ सिड और नैन्सी का केस यहीं पर समाप्त होता है। Before you go, I would just like to request you all कि अगर आपको true crime documentaries देखना पसंद है then please subscribe to me. And इसी के साथ I hope all of you are well and all of you are happy. Please keep your loved ones very close to you guys and I will see you very very soon. Bye bye.